Hello and welcome to Dronacharya IAS YouTube channel. This is Daily Current Affairs for 24th December 2021. इस वीडियो में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर करेंगे। चलें शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ रिलेटेड है टू जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डीलिमिटेशन कमीशन की कुछ रिकमेंडेशंस आ रही हैं। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज वहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से ये इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इन डिटेल, मैं चाहती हूँ कि हम कुछ बेसिक्स को पहले चेक कर लें ताकि हमें अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आए। We need to know first of all what is delimitation, delimitation क्या है, why it is needed, हमें ये पूरी delimitation exercise कैसे की जाती है, कौन करता है, ये कमीशन क्या है, ऐसे जुड़े हुए कुछ हमारे जो बेसिक्स हैं पहले उन्हें क्लियर करते हैं and then we will understand this particular news in detail. Now सबसे पहले हम delimitation का मतलब समझते हैं। ये हम सबको पता है कि जब भी स्टेट में इलेक्शंस होती हैं तो स्टेट को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। तो डीलिमिटेशन क्या है? डीलिमिटेशन वो प्रोसेस है जो कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिमिट्स या फिर बाउंड्रीज को तय करता है। तो कोई भी स्टेट जिसके अंदर लेजिस्लेटिव बॉडी है उसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, लिमिट किया जाता है और उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डीलिमिटेशन। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि ये डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कौन कैरी आउट करता है। तो याद रखिएगा कि ये जो डीलिमिटेशन है इसे बहुत ही पावरफुल कमीशन के अंडर इसे डाला गया है, जिसे कहा जाता है डीलिमिटेशन कमीशन और बाउंड्री कमीशन। इसीलिए इस न्यूज़ आर्टिकल में आपको डीलिमिटेशन कमीशन टर्म देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज दिस पावर हैज़ गिवन टू दिस पर्टिकुलर बॉडी। नाउ ये इतनी पावरफुल बॉडी है दैट इसके जो ऑर्डर्स हैं दे हैव फोर्स ऑफ लॉ, मतलब दे कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर एनी कोर्ट। इसे आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। इनके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे, जो भी ऑर्डर्स होंगे, दे हैव फोर्स ऑफ लॉ। तो कौन करता है? डीलिमिटेशन कमीशन इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करता है। ना इसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या है ये पता होना भी ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो इसे मिस नहीं करेंगे। तो डीलिमिटेशन कमीशन की कॉम्पोजिशन इज अकॉर्डिंग टू डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। तो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट है 2002 का, जो कि ये कहता है दैट दिस कमीशन विल हैव 3 मेंबर्स। इसके 3 मेंबर्स हैं। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा चेयरपर्सन, जो कि कौन होंगे? सर्विंग और द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे इसे, चेयरपर्सन कौन है? सर्विंग और द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये हो गए हमारे फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर कौन है? सेकंड मेंबर वुड बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर द इलेक्शन कमिश्नर हु इज नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद होंगे या फिर जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया है वो इलेक्शन कमिश्नर हमारे सेकंड मेंबर होंगे। मूविंग अहेड टू थर्ड मेंबर विच वुड बी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो ये हो गई हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। नाउ ये पूरा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके जीएस पेपर 2 में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है उसके अंदर कवर हो जाता है। तो डीलिमिटेशन कमीशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस हैं ये पता होना भी ज़रूरी है। तो याद रखेंगे अंडर आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 कहता है दैट पार्लियामेंट एनैक्ट्स अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हर एक सेंसस के बाद पार्लियामेंट विल एनैक्ट अ डीलिमिटेशन एक्ट, ये कह रहा है हमारा आर्टिकल 82। Similarly, under Article 170, it says that states will also get divided into territorial constituencies as per Delimitation Act after every census. तो सेंटर और स्टेट लेवल दोनों पे ही उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन डिवाइड करेगा, कौन लिमिट करेगा? द डीलिमिटेशन कमीशन। और हर सेंसस के बाद एक्ट बनेगा जिसके अकॉर्डिंगली ये डिवीजन की जाएगी। इन पॉइंटर्स को टिक कर लीजिएगा बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या क्या? सबसे पहले डीलिमिटेशन कमीशन की पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं,
इस कमीशन की कॉम्पोजिशन क्या है, इसे कौन सेटअप करता है, इसके फाइनल ऑर्डर्स किस तरह से अलाउड हैं, क्या उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं या नहीं, और इस पूरे कमीशन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, ऐसे कुछ फैक्ट्स आपको आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए। देन यही पूरा डीलिमिटेशन का टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है लाइक हाउ एंड व्हाई डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज कैरिड आउट, है ना। लेट्स से डिस्कस कीजिए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीलिमिट किया जाता है। सो दिस एंटायर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए जी, अब समझते हैं ये पूरा का पूरा इशू न्यूज़ में क्यों है। तो बेसिकली लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जो कि क्या करेगा, लोकसभा और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो लिमिट्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उन्हें रीड्रॉ किया जाएगा फॉर दिस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस कमीशन को कहा गया डीलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। नाउ ये जम्मू एंड कश्मीर का जो डीलिमिटेशन कमीशन है, ये बाउंड्रीज को रीड्रॉ करेगा अकॉर्डिंग टू 2 एक्ट्स। नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसे पास किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन अगस्त 2019, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड और जो बिल्स थे उनको पास किया गया था। तो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, सबसे पहले उसको फॉलो किया जाएगा। एंड नंबर 2, डीलिमिटेशन एक्ट 2002। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन इन जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ी टाइमलाइन को वहाँ पे देखते हैं ना। सबसे पहले जो फर्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज थी उसे कैरी आउट किया गया था बाय डीलिमिटेशन कमिटी इन 1951, जिसने कि जम्मू एंड कश्मीर को 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया। बट जो पहला फुल फ्लेज्ड डीलिमिटेशन कमीशन था वो बना 1981 में, और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन सबमिट की इन 1995 बेस्ड ऑन 1981 सेंसस। उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर में देयर हैज़ बीन नो डीलिमिटेशन। एंड देन फाइनली इन 2020 द डीलिमिटेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, एंड इनका जो मैंडेट था दैट इज टू ऐड 7 more seats to the UT and also to grant reservation to SC and ST communities। इससे होगा क्या, पहले जम्मू एंड कश्मीर की टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 83, लेकिन इस कमीशन के बाद इट विल बी रेज टू 90। नाउ इसमें हमें ये समझना है 24 सीट्स को रिजर्व किया गया है फॉर POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो एरिया है उसके लिए 24 सीट्स को रिजर्व किया गया है और उन्हें असेंबली के अंदर वेकेंट रखना होगा। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। नंबर 1, टोटल 7 सीट्स इंक्रीज की जा रही हैं, जिनमें से 6 सीट्स जम्मू डिवीजन से इंक्रीज होंगी और 1 सीट कश्मीर डिवीजन से इंक्रीज होगा। दूसरा, 16 सीट्स को रिजर्व किया जाएगा फॉर SC एंड ST कम्युनिटीज़। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? इसकी इम्प्लीकेशन ये है दैट नाउ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव 90 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ इस पूरे इशू की हेडलाइन यहाँ पे ये है दैट पॉपुलेशन इज नॉट द सोल फैक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन। नाउ इस पूरे कमीशन को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म इस प्रपोजल के लिए था, जिसको लेकर ये स्टेटमेंट दी गई है कि सिर्फ पॉपुलेशन को एज अ फैक्टर नहीं लिया गया है, इसके अलावा और फैक्टर्स को भी कंसिडर किया गया है। और फैक्टर्स कौन कौन से? लाइक द फिजिकल फीचर्स, बाउंड्रीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, पब्लिक कन्वीनियंस, इन सब को अलॉन्ग विद पॉपुलेशन, इन सब को मिलाकर हमारी जो बाउंड्रीज हैं उन्हें ड्रॉ किया जाएगा। एंड इसको लेकर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी गई है कि द फैक्टर्स अदर देन पॉपुलेशन इनको हमेशा से ही फॉलो किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उत्तराखंड के केस को शो किया गया दैट उत्तराखंड की जितनी भी हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे 20% पॉपुलेशन कम है देन द डिस्ट्रिक्ट्स इन द प्लेन। एंड ये कब से फॉलो हो रहा है? इन 2008 डीलिमिटेशन। तो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन को फॉलो नहीं किया गया, फिजिकल फीचर्स, बाउंड्री ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इन सबको अकाउंट में लिया जा रहा है। ऐसी ही एक और एग्जाम्पल इस आर्टिकल में शो की गई है विच इज़ रिलेटेड टू लक्षद्वीप,
कि लक्षद्वीप में एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ स्मॉलर पॉपुलेशन देन द अदर्स। तो इसीलिए इस पूरे इशू काफ़ी न्यूज़ में रह रहा है, बिकॉज क्रिटिसिज्म भी चल रहा है इसको लेकर लोकली कि शायद जो बैलेंस है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर वो इससे बिगड़ जाएगा, ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा टुवर्ड्स जम्मू देन कश्मीर। तो इसीलिए ये इशू न्यूज़ में है, जिसको लेकर ये स्टेटमेंट दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ 2011 के सेंसस को बेसिस नहीं माना गया है, इसके अलावा बाकी फैक्टर्स को भी कंसिडर करके ये रिकमेंडेशन दी गई है दैट इन टोटल 7 सीट्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड, 6 फ्रॉम जम्मू एंड 1 फ्रॉम कश्मीर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ कर्नाटका से है। कर्नाटका ने एंटी कन्वर्जन बिल को पास कर दिया है। इस बिल का बेसिक एम है टू पीनलाइज द पीपल हु कन्वर्ट और दे ट्राई टू कन्वर्ट अदर पर्सनस रिलीजन फोर्सफुली बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, जिसे हम फोर्स्ड कन्वर्जन बोल देते हैं, उसे लिमिट करने के लिए एंटी कन्वर्जन बिल को पास किया गया है। नाउ कर्नाटका ऐसी ओनली स्टेट नहीं है, इससे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन्होंने भी स्ट्रॉन्ग लॉज लेकर आए हैं अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, एंड अलॉन्ग विद कर्नाटका हरियाणा हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड दैट वो बहुत जल्दी एक ऐसा प्रपोजल लेकर आएंगे, ऐसा एक्ट लेकर आएंगे जो कि फोर्सफुल कन्वर्जन्स को लिमिट कर सके। So we try to understand the basis, the rationale behind enacting such, anti-conversion law. That is the threat of forceful conversion. जो कि हम देख रहे हैं, there's a problem of inducement और allurement going on, जिसकी वजह से conversion, religious conversion हो रहा है. That is the whole basis of such laws. So on the same lines, अगर हम इस बिल के highlights देखें तो कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, इसके अंदर कोई भी पर्सन जिसे गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा फॉर अनलॉफुली कन्वर्टिंग अदर पर्सनस रिलीजन, दे विल फेस जेल of 3 to 5 years and fine of 25,000। यही सज़ा बढ़ जाएगी अगर कोई पर्सन किसी माइनर का या फिर विमेन और द पर्सन ऑफ SC और ST कम्युनिटी, अगर इनका फोर्सफुल कन्वर्जन होता है, अनलॉफुल कन्वर्जन होता है, तो द पनिशमेंट एंड द फाइन इज हायर। मिनिमम सेंटेंस ऑफ 3 टू मैक्सिमम ऑफ 10 years, तो 3 to 10 years की पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस मिल सकती है, एंड द फाइन इज ऑफ 50,000। इसी बिल के अंदर मास कन्वर्जन को भी टैकल किया गया है, दैट इफ द अक्यूज्ड पर्सन कैन फेस 10 years in prisons and the fine of 1 lakh in case of mass conversion। एंड कोर्ट को ये राइट दिया गया है कि जो विक्टिम है कन्वर्जन का, उसे कंपनसेशन मिल सकती है। एंड इसी में जो इंटरफेथ मैरिजेस हैं, अगर कोई पर्सन विलिंगली अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है, वॉलेंटरीली अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है, तो उसको लेकर एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस दिया गया है जो कि इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो इसको लेकर ये बिल, ऐसे लॉज काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, एज दे पॉइंट टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which guarantees individual the right to marry a person of choice. Similarly, we have Article 25, freedom of conscience, the practice and conversion of religion of one's choice, including not following any religion, is also guaranteed. ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के थोड़े से जजमेंट्स को देखें ऑन मैरिज एंड कन्वर्जन, तो देर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस, उनको एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट्स में ये कहा है दैट द स्टेट एंड द कोर्ट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन ऑन अ पर्सन's right to choose a life partner. The adult has an absolute right to choose a life partner, और उसको लेकर स्टेट और कोर्ट्स का कोई हक नहीं बनता, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है टू मेक एनी लॉज। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। फॉर एग्जाम्पल, सलामत अंसारी एंड प्रियंका खरवाड़ केस of Allahabad High Court 2020, इन्होंने जजमेंट दी दैट द राइट टू चूज अ पार्टनर और टू लिव विद अ पर्सन ऑफ चॉइस वाज पार्ट ऑफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो लास्टली, जो भी लॉज बन रहे हैं, देयर शुड बी अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन फोर्सफुल कन्वर्जन एंड वॉलंटरी कन्वर्जन। ऐसे लॉज के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस नहीं होने चाहिए जो कि वॉलंटरी कन्वर्जन्स को प्रोहिबिट करें,
एंड यहीं पे एक और चीज़ आई वांट टू इंक्लूड दैट SMA स्पेशल मैरिज एक्ट, it was enacted to facilitate the marriage of couples professing different faiths. तो एक तरफ हमारे पास ऐसे एक्ट्स हैं जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं टू द पर्सन, द पीपल हु मैरी इन डिफरेंट फेथ, एंड एक तरफ हमारे पास अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्जन्स एंटी कन्वर्जन बिल्स आ रहे हैं. सो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इनके बारे में पता होना चाहिए. कर्नाटका के अलावा और कौन कौन सी स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉज को पास किया है ये आपको पता होना चाहिए. एंड देन फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये पूरा का पूरा टॉपिक GS पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लाइक किस तरह से टू चूज़ अ पार्टनर, ये हमारे फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, इसको रिलेट कीजिए विद एंटी कन्वर्जन बिल. ये पूरा टॉपिक आपका पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. मूविंग अहेड, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड है. उड़ीसा की कोस्ट के अलोंग ऑलिव रिडले टर्टल्स को टैग किया जा रहा है. मेटल टैग्स इन टर्टल्स की बॉडी पे फिक्स किए जा रहे हैं. ये नॉन करोसिव हैं और टर्टल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, एंड दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड लेटर ऑन. और इन सारे ही टैग्स पे यूनिक नंबर हर एक टर्टल को दिया गया है. इसे हम कह रहे हैं दैट टैगिंग मिशन, जो कि उड़ीसा में शुरू हुआ था इन जनवरी 2021 आफ्टर 25 ईयर्स. इसे दोबारा रिज्यूम किया गया. और कौन सी बॉडी इसे कैरी आउट कर रही है? इट इज़ कैरिड आउट बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. उड़ीसा की कोस्ट पे 3 लोकेशंस हैं, गहीरमाथा, देवी रिवर माउथ एंड ऋषिकुल्या. ये 3 मेजर नेस्टिंग साइट्स हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स के, जहाँ पर ये टैगिंग मिशन किया जा रहा है. ना इससे हेल्प क्या होगी? ये हमें ऑलिव रिडले टर्टल्स का माइग्रेशन पाथ कैसा है, वो नेस्टिंग के बाद कौन कौन सी प्लेसेस को विज़िट करते हैं और कहाँ पे जाकर, सिर्फ उड़ीसा के अलावा और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे जाकर ये ऑलिव रिडले टर्टल्स नेस्ट करते हैं, इनका पूरा माइग्रेशन पाथ को स्टडी किया जाएगा अलॉन्ग विद द नंबर, जो कि हमें ग्रोथ ऑफ टर्टल्स का एक आइडिया देने वाला है. तो क्योंकि हर एक टर्टल के ऊपर एक मेटल टैग लगा हुआ होगा, तो उसके ऊपर कंट्री का नाम, वो यूनिक नंबर, ऑर्गेनाइजेशन और ईमेल एड्रेस मेंशन्ड होगा. तो जैसे ही किसी और कंट्री के रिसर्चर्स को वो टर्टल मिलता है जो कि टैग्ड है, they will email the location of that particular turtle in terms of latitude and longitude, and we can establish entire network कि किस तरह से ये turtles का एक migration path developed है. तो क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड क्विक फैक्ट्स जो कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, लेट्स क्विकली डिस्कस इट. सो ऋषिकुल्या रुकरी, ये जो उड़ीसा की कोस्ट पे है, इट इज़ द लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स. तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो नेस्टिंग साइट है दैट इज़ ऋषिकुल्या रुकरी. इसके बाद मेक्सिको कोस्ट एंड कोस्टा रिका की कोस्ट आती हैं. ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए हमें पता होना चाहिए दैट दे आर स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो टर्टल आपको मिलेगा, सी टर्टल मिलेगा, दैट इज़ ऑलिव रिडले टर्टल. दे आर बेसिकली कार्निवोर्स, और इनका ये जो नाम ऑलिव रिडले आया है दैट इज़ फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड कैरापेस. उनके ऊपर जो ऑलिव कलर का कैरापेस है, वहाँ से ये इनका नाम डिराइव हुआ है. अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, सो दे आर बेसिकली फाउंड इन वार्म वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, and they migrate thousands of kilometers between feeding and mating grounds in the course of year. तो basically इनका जो migration है वो काफ़ी बड़ा एक network है. So olive ridley turtles, they are also known for their unique mass nesting. उस mass nesting को हम बोलते हैं आरीबाडा. So आरीबाडा में क्या होता है, thousands of female they come together on the same beach to lay eggs. तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरीबाडा. सो ऑलिव रिडले टर्टल्स बीच पे आकर 1.5 फीट डीप एक डिग करते हैं, जिसके अंदर ये अपने एग्स को ले करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 to 7 days, और कोनिकल नेस्ट की फॉर्म में ये अपने एग्स को ले करेंगे. अगर हम ऑलिव रिडले टर्टल के थ्रेड्स की बात करें,
तो सबसे पहले तो दे आर वेरी एक्सटेंसिवली पोच्ड फॉर देयर मीट, शेल, फॉर लेदर एज वेल एज देयर एग्स. And also they are facing accidental killing as they get entangled in the trawl nets and gill nets due to uncontrolled fishing, especially during their mating season or their nesting beaches. तो accidental killings जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती हैं of olive ridley turtles. अब इसी के साथ साथ फॉर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रोटेक्शन स्टेटस इन द वेरियस स्टेप टेकन. तो सबसे पहले याद रखना है दैट इनको IUCN रेड लिस्ट जो है हमारी उसके अंदर वल्नरेबल स्टेटस दिया गया है एंड दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर साइट्स अपेंडिक्स 1 और इन्हें इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर लिस्ट किया गया है. मूविंग अहेड, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ म्यांमार मिलिट्री कू से रिलेटेड है. इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन जनता लीडर मिंग ओआंग के साथ मिले और ये इंडिकेट किया दैट इंडिया कैन मीडिएट अमंग वेरियस साइड्स टू एंड द क्राइसिस. उन्होंने ये बताया दैट पीस एंड स्टेबिलिटी इन म्यांमार इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर इंडिया एंड डेमोक्रेसी शुड बी रिस्टोर्ड इन म्यांमार एट द अर्लीस्ट. इंडिया और म्यांमार के रिलेशन की बात करें तो म्यांमार इज़ अ नेबरिंग कंट्री. इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर इज़ अराउंड 1700 किलोमीटर्स लॉन्ग, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड मिज़ोरम स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करती हैं. आफ्टर द मिलिट्री कू, द जनरल मिन ओआंग एंड हिज फैमिली मेम्बर्स दे वर ब्रॉट अंडर द US sanctions and he was also excluded from the annual ASEAN Summit of Leaders as the Myanmar military continued its violence against the citizens. Also, India has proposed to renew the efforts for Myanmar to emerge as a stable, democratic, federal union in accordance with the wishes of people of Myanmar. अगर हम म्यांमार की हिस्ट्री देखें तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1948 ये तीसरी बार हुआ है दैट म्यांमार मिलिट्री हैज़ ग्रैब्ड द पावर इन अ कू. नाउ इस कू का मतलब क्या है? कू जनरली एक सडन, वायलेंट, इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट जब होता है तो उस इवेंट को बोल दिया जाता है कू. सो आफ्टर दिस फेब्रुअरी कू 1 year स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑन सांग स्यू की उन्हें डिटेन कर दिया गया. सो म्यांमार एज अ कंट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे दैट इट इज़ अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और इनके नेबर्स में इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, थाईलैंड एंड लाओस आ जाते हैं. तो ये पांचों कंट्री इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, लाओस एंड थाईलैंड इसे नेबर करता है म्यांमार. म्यांमार का बिगेस्ट सिटी यांगोन है जिसे हम रंगून भी बोल देते हैं, बट द कैपिटल इज़ नेपैटॉ. म्यांमार में मेन रिलीजन बुद्धिज़्म है, but there are many ethnic groups in the country as well, including Rohingya Muslims, जिनका इशू आए दिन न्यूज़ में रहता है. थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं म्यांमार मिलिट्री कू का. तो बेसिकली नवंबर 2020 म्यांमार में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं और सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD मेजॉरिटी सीट सिक्योर कर लेती है. लेकिन म्यांमार की पार्लियामेंट में अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में मिलिट्री ने खुद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया एंड जिसकी वजह से मिलिट्री होल्ड 25% ऑफ टोटल सीट्स अलॉन्ग विद सेवरल की मिनिस्टेरियल पोजीशंस आर आल्सो रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री ओनली. तो जब ये न्यूली इलेक्टेड म्यांमार लॉ मेकर्स फर्स्ट सेशन के लिए पार्लियामेंट में आते हैं 2021 में, मिलिट्री स्टेट ऑफ इमरजेंसी इम्पोज कर देता है फॉर 1 year. क्या कहते हुए? दैट देयर हैज़ बीन अ मैसिव वोटिंग फ्रॉड इन दीज पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, जिसको लेकर हमें वेरियस ग्लोबल रिएक्शंस देखने के लिए मिले. फॉर एग्जाम्पल अगर हम USA की बात करें तो US थ्रेटन टू री इम्पोज सैंक्शंस ऑन म्यांमार. चाइना ने कहा दैट ऑल द पार्टीज विल प्रॉपरली हैंडल देयर डिफरेंसेस इन म्यांमार अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लीगल फ्रेमवर्क. And as Myanmar is part of ASEAN, Association of Southeast Asian Country, तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया that we need dialogue among parties and the Myanmar should return to normalcy as soon as possible.
अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी ट्रांजिशन इन म्यांमार। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बायलेटरल रिलेशन से जुड़ी हुई है। इट इज़ रिगार्डिंग द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA between India and Australia. So both the countries, they have fast-tracked their negotiations regarding this bilateral comprehensive economic cooperation agreement CECA. So if we take a look at India Australia's bilateral trade, तो फाइनेंशियल ईयर 21 में इंडिया का एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया वाज अराउंड $4.04 billion, whereas imports from Australia were $8.24 billion. अगर हम इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट्स देखें जो कि हम ऑस्ट्रेलिया को भेज रहे हैं, दे आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, पॉलिश डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरी, अपैरल एक्सेट्रा। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट्स देखें जो इंडिया में आ रहे हैं, दे आर बेसिकली कोल, LNG, एलुमिना एंड नॉन मॉनिटरी गोल्ड। फ्रॉम सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, टेलीकॉम, कंप्यूटर, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, whereas जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट है दैट इज़ प्राइमरली इन एजुकेशन एंड पर्सनल ट्रैवल। 2020 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था एंड 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था, ऑल बिकॉज ऑफ कोल एंड द इंटरनेशनल एजुकेशन। इस न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए फ़र्क सिर्फ 2 वर्ड्स का है, कॉरपोरेशन एंड पार्टनरशिप। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, दैट वी नीड टू नो। रिमेंबर दिस कि इन दोनों में मेजर टेक्निकल डिफरेंस ये है दैट अगर हम CECA की बात करें, इट ओनली इन्वॉल्व्स टैरिफ रिडक्शन, दैट टू इन फेज्ड मैनर on the listed items except the negative list and the tariff rate quota items. Whereas अगर हम comprehensive economic partnership agreement की बात करें तो it covers the trade in services and investment and other areas of economic partnership. तो मतलब SIPA comprehensive economic partnership agreement CEPA, it is a wider term than CECA एंड उसकी जो कवरेज है वो ज़्यादा बड़ी है। यूजुअली जो CECA है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, ये सबसे पहले साइन होता है एंड ये पहला स्टेप होता है एंड आफ्टर नेगोशिएशन धीरे धीरे इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू SEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई है। नाउ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। सो यूक्रेन एंड रशिया दे शेयर hundreds of years of cultural, linguistic and familiar links. As Ukraine was part of Soviet Union, it was the second most powerful Soviet republic after Russia. Ukraine was very crucial strategically, economically as well as culturally. So जब से यूक्रेन स्प्लिट हुआ from Soviet Union, both Russia as well as the Western countries, they have eyed for greater influence in the country to keep the balance of power in the region in their own favor. So this is basically the basic cause is about balance of power because of the importance of this region. Also, Ukraine act as a buffer zone for Western countries like US and European Union. यूक्रेन इज़ अ वेरी क्रूशियल बफर बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। तो जैसे ही रशिया के साथ टेंशन्स राइज होती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन ये काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन हो जाते हैं टू कीप यूक्रेन अवे फ्रॉम रशियाज कंट्रोल। आफ्टर दिस कम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द रशियाज इंटरेस्ट इन ब्लैक सी। See, Black Sea has a unique geography and that is why it offers the great geopolitical advantage to Russia. Number one,
access to Black Sea is vital for all the littoral countries as well as the neighboring states, because इससे क्या होगा, you will enhance the projection of power into the adjacent regions. So access to Black Sea is important. It is also important for transit of corridors for goods and energy. It is also an important crossroad, strategic intersection for the entire region. So the geographical location of Black Sea makes it very important for Russia to have access. अच्छा जी, तो इसके बाद आता है the Russia's invasion of Crimea. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला ऐसा यूरोपियन कंट्री जिसने किसी और टेरिटरी को एनेक्स किया हो, दैट वाज रशिया. रशिया ने क्रीमिया, जो कि यूक्रेन में प्रेजेंट है, उसे सीज किया, जिसने एक बहुत ही वाइड लेवल पे एक अनरेस्ट सेट कर दिया इन द यूक्रेन. नाउ रशिया ने क्रीमिया को जो एनेक्स किया, उससे क्या हुआ कि रशिया को एक मैरीटाइम अपर हैंड मिल जाता है, बिकॉज अगैन वो ब्लैक सी को जाकर उसका जो एरिया ब्लैक सी को टच करता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. नाउ यहाँ पे जिसकी वजह से ये न्यूज़ आई है वो है यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप. यूक्रेन ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो को स्पीड अप करने के लिए कहा है फॉर द कंट्रीज मेंबरशिप इन द अलायंस. इसके बाद जिसकी वजह से ये न्यूज़ आज पेपर में आई है, दैट इज़ यूक्रेन्स नाटोज मेंबरशिप. तो यूक्रेन ने बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ योर यूएस लेड मिलिट्री अलायंस, इसे अर्ज किया है टू स्पीड अप द कंट्रीज मेंबरशिप विद द अलायंस. और इसको लेकर रशिया ने डिक्लेयर किया है कि ऐसा मूव इज़ अ रेड लाइन फॉर अस एंड दे आर वरिड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नाटोज अलायंस एक्सपेंडिंग टू इट्स डोर स्टेप. एक और चीज़ हमें यहाँ पे नोट करनी होगी, ब्लैक सी को बॉर्डर करने वाले कंट्रीज़ बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमेनिया, रशिया, टर्की, यूक्रेन, इसमें से रशिया को निकालकर ऑल दीज कंट्रीज आर NATO countries. So because of this face-off between the NATO countries and Russia, the Black Sea region is became a region of strategic importance and the potential maritime flashpoint. तो यहाँ से ब्लैक सी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन निकल के आता है. सो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन को लेकर जो फैक्ट्स पता होने चाहिए उनको कवर कर लेते हैं. सो इट इज़ बेसिकली लोकेटेड बिटवीन द ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया. अगर हम देखें ब्लैक सी के साउथ में तो पॉन्टिक माउंटेन लाई करती है, ईस्ट में कॉकेशियस माउंटेन्स हैं और नॉर्थ में क्रीमियन माउंटेन्स हैं. इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू सी ऑफ अजोव बाय स्ट्रेट ऑफ क्रेच. बिल्कुल ब्लैक सी के नॉर्थ में सी ऑफ अजोव है और इन दोनों को आपस में जोड़ती है स्ट्रेट ऑफ क्रेच. इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं द टर्किश स्ट्रेट सिस्टम. आपको यहाँ पे डार्डेनल स्ट्रेट मिलती है, बॉस्पोरस स्ट्रेट मिलती है एंड इन दोनों के बीच में मारा सी मिलता है, जो कि एक ट्रांजिशन जोन बना देता है बिटवीन मेडिटेरेनियन एंड ब्लैक सी. हाउ? अगर हमें ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी तक पहुँचना है तो इन दोनों के बीच में एक और सी आ जाता है विच इज़ मारा सी. तो पहले हम ब्लैक सी से निकल कर आएंगे मारा सी एंड फॉर दिस वी नीड बॉस्पोरस स्ट्रेट. मारा सी से हम एंटर करेंगे मेडिटेरेनियन सी में यूजिंग डार्डेनल स्ट्रेट. तो इसको टर्किश स्ट्रेट सिस्टम बोल देते हैं. डार्डेनल स्ट्रेट से जाएंगे हम मारा सी में, मारा सी से हम जाएंगे बॉस्पोरस स्ट्रेट में और बॉस्पोरस स्ट्रेट हमको ले जाएगा ब्लैक सी के अंदर एंड दिस इज़ हाउ दे आर कनेक्टेड. ऑल्सो वी नीड टू नो दी बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ ब्लैक सी. तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, गुरबत. ठीक है, ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कैसे याद रखेंगे? गुरबत. सो G इज़ फॉर जॉर्जिया, U फॉर यूक्रेन, R फॉर रोमेनिया, another R for Russia, B for Bulgaria and T for Turkey. तो ये सारे कंट्रीज हो गए द कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग ब्लैक सी. एक और चीज़ याद रखेंगे, ब्लैक सी के अंदर देर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसको एनॉक्सिक वाटर्स भी बोल दिया जाता है. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे उन्हें कवर किया. आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा. सो दैट इज़ इट. थैंक यू वेरी मच.